नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी में हम आप एक आज लेके आए हैं विज्ञान के लिए पूरा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें कंप्लीट साइंस होगी, बायोलॉजी पूरी इसी में पढ़ाई जाएगी और हम इसी पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। हमारे पास ये कंटेंट होगा। ये लगभग 280 स्लाइड मेरे पास है अभी। इस स्लाइड को हम पूरा पढ़ेंगे, लगभग 3 या 4 घंटों के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। हमारा ये टारगेट होगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तभी इस वीडियो को यूट्यूब आगे भेजता है। बात ये है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं ना। और नए हो तो इस क्लास को, इस मेंटोरा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। दूसरी बात है कि अभी मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी साइकोलॉजी की मैंने मैराथन ली। उसका मैं PYQ लेके आ रहा हूँ। साइकोलॉजी का लगभग 300 PYQ लेके आ रहा हूँ। उसमें ख़ास बात ये होगी कि वो हर जगह आ रखे होंगे, कहीं ना कहीं CTET हो या रीट हो या UP टेट हो या फिर साइकोलॉजी का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं पे भी आज टीचिंग सब्जेक्ट में साइकोलॉजी पार्ट आ रहा होगा। वहाँ पे जहाँ पे आ रखे हो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, उसको हम लेके आ रहे हैं। लगभग 300 MCQs लेके हम आ रहे हैं, जो कि PYQ ही होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं हम आज के कंटेंट के साथ। पहला टॉपिक होगा हमारा मानव पाचन तंत्र और पोषण। एक संपूर्ण सिनेमाई अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे हम इसको। देखते हैं कैसे कि पाचन तंत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के अंदर पहला टॉपिक आता है वो पाचन तंत्र आता है। इसमें जो पाचन तंत्र है वो क्या है? जीव का आधार है। लाइफ प्रोसेसिंग देखते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वे सभी प्रक्रिया जो जीवन को बनाए रखने या मेंटेन करने के लिए अनिवार्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। लाइफ का प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? पोषण हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। ये सारे सिस्टम्स में क्या आएंगे? हम इसको प्रोसेस में पढ़ेंगे। आगे देखें इसको पोषण। न्यूट्रिशन को किसको बोलेंगे? कि भोजन को ऊर्जा और शरीर निर्माण में सामग्री में बदलना, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। जो हम खाना खाएंगे उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। उससे शरीर निर्माण में योगदान करता है ऊर्जा का। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। डाइजेशन, जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन एंजाइम द्वारा सरल और अवशोषण योग्य बनाना, उसको ये डाइजेशन के जरिए क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जो हम खाते हैं, उसको क्या करेगा? ये पाचक एंजाइमों का उपयोग करके सरल और अवशोषण के योग्य बनाने का काम करेगा। कौन? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन नोट में क्या लिखा इन्होंने? कि ये एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। अब ये कई बार क्वेश्चन में आता रहता है, ये कैसी प्रक्रिया? डाइजेशन एक प्रक्रिया है, वो भौतिक यानी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन से। इसको हम याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को जो पचाने वाले एंजाइम होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके पीछे लगने वाला एज लगेगा ज़रूर। और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होंगे वो इन जरूर लगेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किसको पचा रहा है। कि अगर प्रोटीन को पचा रहा है तो इसका मतलब इन पीछे लगा होगा, मतलब नॉर्मली एक जनरल सेंटेंस में हो। और एज लगाए तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। बात करूँ अगर आहार नाल की, तो ये आहार नाल हमारे शरीर के अंदर 32 फीट की लंबी यात्रा है। जैसे कि कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा मुख गुहा आता है। पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? मुख आएगा। इसके बाद में हमारे शरीर में आएगी ग्रसनी। ये जो ग्रसनी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी, इसोफेगस। फिर आता है ग्रसिका। इसके बाद में आता है स्टोमक, आमाशय। ये रहा जो कि आमाशय। अब इसके बाद में आती छोटी आंत, जो कि ये सारी है, ये क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में स्टार्टिंग आती है बड़ी आंत, यहाँ तक। अब ये इसकी बाद में आती है बड़ी आंत। इसका डायामीटर बड़ी होने की वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसका छोटा डायामीटर छोटा होता है, इसलिए छोटी आंत। बाकी अगर लंबाई की बात करें तो छोटी आंत होती है, वो लंबी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर आगे आती है गुदा, ये रेक्टम बोलते हैं इसको, गुदा। आगे बढ़ते हैं, इस विस्तार को देखें तो मुख से लेके गुदा तक हमारे कितनी 8 से 10 मीटर यानी 32 फीट के लगभग लंबाई रहती है। संरचना की बात करें तो भित्ति के 4 स्तर होते हैं। इस किसकी? आहार नाल की बात करें हम, हैं। आहार नाल के अंदर
ये क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखना कि कितने स्तर है, 4। ये म्यूकोसा स्तर में गॉबलेट कोशिका है, ये जो गॉबलेट सेल्स है ये क्या करती है, म्यूकस बनाने का काम करती है। म्यूकस क्या करता है कि हमारे भोजन को जो निगलते वक्त स्मूथ बनाता है उसको ये म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस बनाने का काम कौन करेगा, गॉबलेट सेल। ये कहाँ पे होती है, ये आहार नाल के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इसमें ये आहार नाल कितने स्तर से बनती है, 4 स्तर से। म्यूको का स्तर होता है म्यूकोसा। प्रो टिप देखते हैं, शाकाहारी जीवों में ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि शाकाहारी, कन्फ्यूजन भी तो रहता है इसमें ना, कि शाकाहारी जीवों में आहार नाल होती है वो मांसाहारियों से भी ज़्यादा लंबी होती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे उनको शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि मान लो खरगोश है तो उसकी, और ये गाय है भैंस है जो भी, तो उसको क्या सेलुलोज पचाना पड़ता है। तो उसके लिए वो शाकाहारी जीवों के पास में आहार नाल की लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, मांसाहारियों से। आगे है कि मुख गुहा, यहाँ पे क्या होता है, स्वाद और संरचना की बात करेंगे। सबसे बात पहले करेंगे टंग। टंग के 4 हिस्से करेंगे हम। इसको सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कड़वाहट, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है, कड़वा हिस्सा। इसके बाद में यहाँ पे ये जो सबसे पहला टिप, जीभ का फर्स्ट टाइप, उसमें उसके क्या होगा कि ये मीठा, यहाँ से मीठा टेस्ट किया जाएगा। एक साइड से ये नमकीन साइड का हो गया, और बीच में जो ये है ये खट्टा, यहाँ पे खट्टा टेस्ट होगा, ठीक है। क्या है, यूवुला। यूवुला क्या है, कोमल तालु के पीछे लटका हुआ वी आकार का, जैसे कि यहाँ देखेंगे ये क्या है, इसको यूवुला बोलते हैं। इसको यूवुला बोलेंगे, आकार कैसा होगा, वी आकार का, तो इसलिए इसको, ये कोमल होता है, बहुत कोमल। तालु के पीछे क्या होता है, ये तालु है, जैसे कि ऊपर वाली तालु के यहाँ पे होता है, उसको बोलेंगे यूवुला। अब दंत सूत्र देखते हैं, क्योंकि ये दांत का फॉर्मूला देखते हैं। वयस्क में बात करूं तो ये होगा 21 23 21 23, और 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि आधा, ये जीवा का आधा पार्ट और आधा पार्ट, ही आधा पार्ट लाते हैं, 16 और 16 तो 32। और प्रकार देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनेमल क्या होता है, ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा। किस इनेमल होता है, वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि दांत बनते हैं जिससे, ये वाइट वाला पोर्शन है ये किससे बना होता है, इनेमल से। तो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और अगर मुख गुहा की पीएच कम हो जाए, एसिडिक हो जाए पीएच, तो ये दांतों की कैविटी बना देता है, दांतों के इनेमल को पिघला देता है और क्या बना देता है, कैविटी। इसलिए इन्हें, वैसे इस सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल। लार ग्रंथियों की बात करूं, जैसे कि यहाँ एक बार और देखो कि ये जो दंत सूत्र देख रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आता रहता है। तो दंत सूत्र 21 23 तो किसका है, 21 23 बात करूँ तो ये तो वयस्क मनुष्यों का, जो कि 32 दांत होते हैं। लेकिन अगर 17 वर्ष से कम बात करी जाए, 17 वर्ष से कम के बच्चों की बात करें, तो इसमें ये कितने होंगे, 21 22, ये फार्मूला होगा 17 वर्ष से कम के लिए। और अब एक दांत और आता है कि अस्थायी दांत बोलते हैं, जिसे अस्थायी, इसको दूध के दांत भी बोलते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा 2102। इसका मतलब है इसकी टोटल संख्या कितनी होगी, 20। यानी दूध के दांत होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो कि कितने होंगे, 20। ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। लार ग्रंथियाँ में ग्रासनाल, लार ग्रंथियाँ और ग्रासनाल। लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। अगर पूछा जाए जोड़ी में तो 3, और पूछी जाए लार ग्रंथियाँ कितनी होती है तो 6 होगी। सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, उसको हम बोलेंगे सबसे बड़ी होती है। और इसमें अगर मतलब इसको अंदर चोटिल हो जाए तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा, मम्पस रोग। दूसरी ग्रंथि होती है सब मैक्सिलरी। इसमें सबसे ज़्यादा लार का सीक्रेशन होता है, वो कौन सबसे ज़्यादा लार का सीक्रेशन करेगा, सब मैक्सिलरी, ठीक है। और सब लिंगुअल, ये 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियाँ। लार की बात करें तो इसका पीएच होता है 6.8। ये सीटेट में आ रखा है क्वेश्चन, सीटेट में क्वेश्चन आया कि लार का पीएच कितना होता है, तो 6.8 हल्का अम्लीय होता है। जब 7 होता है तो उदासीन हो जाता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो जस्ट 7 के पास ही है, तो इसलिए हल्का अम्लीय है। एंजाइम की बात करें तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम कहाँ पे मिलेंगे, लार के अंदर। तो ये एंजाइम भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें कि टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम है वो कहाँ मिलेगा,
ये लार के अंदर। अब इसके बाद की बात करें ग्रासनाल, जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा ग्रासनाल। ग्रासनाल भोजन को यहाँ पे बोलस के रूप में आमाशय तक धकेलना के काम कौन करेगा, किसके द्वारा, ग्रासनाल। ग्रासनाल से जो ये भोजन आगे बढ़ रहा है ये बोलस है ना, बॉल बना के बोलस, तो बोलस के रूप में आमाशय तक जाएगा ये भोजन। अब क्या है, और ये गति कैसे करेगा, कर्मांकुंचन। जैसे कि यहाँ पे था भोजन, अब यहाँ से यहाँ से आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये गति कैसे करता है, पर कर्मांकुंचन। ये भी पूछा जाता है कि कर्मांकुंचन गति के द्वारा ही ग्रासनाल के अंदर भोजन यानी बोलस आगे बढ़ता है। पेरिस्टेटिस। एपिग्लोटिस, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, कौन, एपिग्लोटिस। यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। किसकी बात करें हम, आहार नाल के, मतलब ग्रास नाल की बात। तो ग्रास नाल के अंदर कोई यहाँ पे एंजाइम्स नहीं होते हैं और यहाँ पे कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। मुंह में बोला जाए तो यहाँ पे पाचन की क्रिया होती है, लेकिन ग्रास नाल के अंदर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। आगे आया आमाशय। आमाशय, इसको हम एसिड चैम्बर बोल देंगे क्योंकि यहाँ एसिड पाया जाता है, जैसे ये दिख रहा है आपको। या कोशिकाएं बात करें अगर आमाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं, तो हमें 3 कोशिका, एक ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और गॉबलेट सेल, इन तीनों कोशिकाओं को याद रखना है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, HCl का सीक्रेशन करती है। ऑक्जेंटिक सेल होती है वो इस यहाँ पे लेयर के अंदर, मतलब ये स्टमक के यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल का काम है कि HCl का सीक्रेशन करना। ये HCl क्या काम करता है, तो जो बैक्टीरिया हमने भोजन में खा लिया, अगर भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरियाज होंगे उनको मारने का काम कौन करेगा, HCl। ये हाईली एसिड होता है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको मार देगा। आगे आई पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल का काम होता है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का। जो निष्क्रिय पेप्सिन होता है वो पेप्टिक सेल क्या करेगी, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेशन करेगी। गॉबलेट सेल है वो म्यूकस सीक्रेशन करती है। इससे अब देखो, जैसे कि ये हुआ ये कि HCl एसिड है, बहुत हाईली एसिडिक है, अब ये जला सकता है स्किन को, तो उसको बचाने के लिए गॉबलेट सेल है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है और वो क्या करेगी, या म्यूकस की लेयर बना देगा। और म्यूकस की लेयर होने की वजह से, जैसे आपको ये दिख रही है ना सब म्यूकोसा, जो कि ये म्यूकस की लेयर बन रखी है, ये एसिड से बचाने का काम करेगा स्टोमक को। ये म्यूकस और सब म्यूकोसा, मतलब जो ये छोटी लेयर दिखेगी वो क्या है, म्यूकोसा, और उसके अंदर की साइड और दिखेगी तो सब म्यूकोसा। ये 2 लेयर दिखेगी म्यूकस की। ये म्यूकस सेल है वो सुरक्षा दिलाती है किससे, एसिड से, HCl से। HCl कौन सीक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल। देखो प्रोटीन प्लस पेप्सिन, ये दोनों क्या बनाएगा, पेप्टोन और कैसिन, जो कि कहाँ मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, है ना। मिल्क प्लस रेनिन, इसको बनाएंगे। ये शिशुओं में होता है पैराकैसिन। कैसिन होता है वो मिल्क के अंदर होता है, ये रेनिन होता है। रेनिन क्या काम करता है, एंजाइम का काम करेगा। ये एंजाइम पचाएगा, इसको डाइजेस्ट करने में काम हेल्प करता है। और रेनिन एंजाइम होता है वो बच्चों के अंदर होता है, जो कि क्या करेगा, कैसिन को पैराकैसिन में बदलने का काम कौन करेगा, रेनिन। अब ये प्रोटीन था, इसको पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन में बदल देगा। ये डाइसैकेराइड है और इसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। अब उत्पाद क्या बनेगा, काइम। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा था, तब तो बोलस बोल रहे थे हम उसको। ग्रासनाल से यहाँ स्टमक के अंदर आया भोजन, उसको हमने क्या बोला, बोलस। अब यहाँ पे ये एसिडिक, ये HCl सारे इसको, और आमाशय के अंदर बहुत सारे ये कर्मांकुंचन गति होती है, उससे क्या होगा, बोलस से बन जाएगा काइम। ये अब भोजन किस में बन गया है, काइम के रूप में, एक लिक्विड के रूप में, काइम। अब आगे आएंगे, अब यहाँ यकृत आएगा। यकृत क्या करा, शरीर की प्रयोगशाला है, यहाँ पे सारे काम होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछो तो है यकृत, और इसका वेट कितना है, 1.5 kg के। और यहाँ पे कोशिका देखते हैं। कोशिका है कुफर सेल, जो कि क्या करेगा, जीवाणुओं का भक्षण करने का। अगर मैं बोलता कि स्टमक के अंदर बात करते तो वहाँ पे मिलती है हमें HCl, जो कि ऑक्जेंटिक सेल है, वो HCl सीक्रेशन करती है, वो जीवाणुओं का भक्षण करती, वो जीवाणुओं का नाश करती, वहाँ मारती। और अगर ये कुफर सेल्स है, ये क्या करेगी, जीवाणुओं को मार देगी और उसको खा जाएगी। अब इसका HCl का क्या कार्य, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाइल ज्यूस है, वो बाइल
गॉल ब्लैडर के अंदर तो वहाँ पे स्टोरेज होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर तो स्टोरेज होता है, लेकिन बाइल का सीक्रेशन की बात करें तो ये कौन करेगा, लीवर। अब इसका बाइल का कितना पीएच होता है, 7.4 से लेके 7.8 तक इसका पीएच होता है। और वसा का पाइसीकरण करने के लिए, उसका एमल्सिफिकेशन करने के लिए कौन हेल्प करता है, बाइल। और बाइल को सीक्रेट कौन करता है, लीवर। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, इस बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं, बाइल ज्यूस है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। कार्य क्या है इसका, लीवर का, यूरिया निर्माण, हिपेरिन संश्लेषण और विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा, लीवर। विटामिन ए डी ई के संचय का काम भी ये करेगा। इसको कीड़ा भी बोल सकते हैं, ऐसे कीड़ा। ये विटामिन कौन कौन से, कीड़ा। ये विटामिनों का क्या करेगा, संचय करने का काम कौन करेगा, यकृत करेगा। यूरिया निर्माण का भी काम यही करेगा। और हिपेरिन, अगर ये इसको बोला जाए कि फिल्टर कौन करेगा तो किडनी करेगी, लेकिन काम निर्माण करने का काम कौन करता है, ये यकृत करेगा। और हिपेरिन संश्लेषण, हिपेरिन का संश्लेषण भी यही करता है अग्नाशय। पूर्ण पाचक रस कौन किसको बोलते हैं, अग्नाशय रस को। इसकी प्रकृति कैसी होगी, मिश्रित, ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का मिश्रण है। अब देखते हैं अपन, ये मतलब जैसे एक्सोक्राइन तो है, एंडोक्राइन इसको हम आगे और विस्तार में तो पढ़ेंगे एंडोक्राइन को। अब आगे देखते हैं तो लैंगरेंस दीपिका, ये क्या होगी, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है, उसका सीक्रेशन कौन करेगा, लैंगरेंस दीपिका। इसके बाद में देखें तो अग्नाशय रस के प्रमुख एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, इसमें यहाँ दिखा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। बाकी और भी होते हैं, काइमोट्रिप्सिन और एमाइलेज तो हमने यहाँ पे दे दिया है ना। लाइपेज भी इसमें आ गया कि ट्रिप्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाएगा। एमाइलेज हार्मोन है, वो स्टार्च को पचाएगा। और लाइपेज है, वो किसको पचाएगा, वसा को। और जब बात करें काइमोट्रिप्सिन और न्यूक्लियस एंजाइम, ये सारे एंजाइम किस में पाए जाएंगे, इस अग्नाशय रस के अंदर। तो ये इसीलिए अग्नाशय रस को क्या बोलेंगे, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जब बात करी जाए, ये जैसे लैंगरहैंस दीपिका है, जो कि हार्मोन कौन सा, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और ये कौन सी कोशिका है, अंतःस्रावी के। अब हमने अभी देखा ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप का है। तो एंडोक्राइन की बात करें तो ये एंडोक्राइन इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। छोटी आंत, इसमें ये अंतिम पाचन देखते हैं। इसमें लंबाई कितनी होगी, 6 से 7 मीटर। सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत है। लंबाई की बात करें तो डायमीटर में नहीं, डायमीटर में सबसे बड़ी आंत है। और अगर ये डायमीटर इसका कम है, लेकिन लंबाई की बात करें तो ये 6 से 7 मीटर लंबी है। इसमें 3 भाग है, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये 3 भाग है। अब देखते हैं आंतर रस के जो यहाँ आंत में पाए जाने वाले एंजाइम्स, उसको हमने एक दिया स्मेल। इसमें कौन कौन सा, SMELL। अब इसमें कौन सा सुक्रोज यानी सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन और लाइपेज और लैक्टेज, ये पांचों एंजाइम क्या क्या, सुक्रोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कौन बदलेगा, माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में बदलेगा। इरेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में बदलेगा। लाइपेज को ये वसा को डाइजेस्ट करने में काम आएगा। लैक्टेज है, लैक्टेज वो दूध को पचाने में काम आता है, जो कि ग्लूकोज बनाएगा इससे। बड़ी आंत को देखते हैं, इसमें क्या होगा, अवशोषण। इस बड़ी आंत में क्या अवशोषण होते हैं कि कार्य, जल और दवाओं का अवशोषण कहाँ पे होगा, बड़ी आंत में। जल का और दवाओं का, जीवाणु का, ई कोलाई जीवाणु यहाँ पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं। वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे, ई कोलाई जीवाणु, वो हमारे यहाँ पे बड़ी आंत में। विटामिन B12 का संश्लेषण कौन करता है, ई कोलाई। और गंध आती है यहाँ पे इंडोल और इसके टॉल के से, इसके कारण यहाँ पे मतलब। और यहाँ पे एक बात है कि बड़ी आंत है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। और यहाँ ये अपेंडिक्स पाई जाती है, अपेंडिक्स, जो कि वेस्ट ऑर्गन का जाता है। मानव का वेस्ट ऑर्गन अपेंडिक्स होता है, ये कोई काम का नहीं होता। ये सेलुलोज जो डाइजेस्टिव के पहले काम आता था, इसलिए ये अपेंडिक्स है।
और ये वाला भाग है कॉलन, और ये मलाशय जिसको रेक्टम बोलेंगे। अवशोषण तंत्र सक्रिय, अभिराम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विसरण और वसा और जल का। पाचन तंत्र के रोग देखते हैं, पीलिया, मम्मस और अल्सर, सिरोसिस और दंतसय, ये हम पढ़ेंगे। पीलिया को बात करें तो यह यकृत को प्रभावित करता है, बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और त्वचा इससे पीली पड़ जाती है, इसको बोलेंगे हम पीलिया जॉन्डिस। मम्मस के क्या होगा, इसमें पैरोटिड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती। और अल्सर की बात करें तो पेट में घाव होते हैं, HCl की अधिकता हो जाती है उसकी वजह से। सिरोसिस, इसमें क्या होता है, शराब के कारण यकृत का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है, यकृत यानी लीवर, उसमें उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिरोसिस। दंत से यानी कैविटी का बनना, अगर मुख गुहा की pH होती है वो 5.5 से भी कम होने लगे तो इसमें क्या इनेमल का क्या हो जाता है, क्षय यानी नष्ट होता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाती है, दांतों में कैविटी। अन्य जीवों में पोषण देखें तो अमीबा में कैसे होगा, कूटपाद किस यानी सीडोपोडिया होता है ये वाला, जैसे कि सीडोपोडिया द्वारा भोजन ग्रहण करेगा, इसको है फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके भोजन ग्रहण करने की पूरी क्रिया को क्या बोलेगा, फेगोसाइटोसिस। जुगाली करने वाले को रूमिनेट्स, ये होंगे आमाशय के 4 भाग होंगे, इसमें रूमिनेट्स के आमाशय के कितने भाग होंगे, 4। सेलुलोज का पाचन, यहाँ पे इसके अंदर जो एनिमल्स हैं जुगाली करने वाले उनके अंदर क्या होगा, सेलुलोज का पाचन का होता है। तारा मछली में क्या होगा, मुख से आमाशय के बाहर निकल कर भोजन को ग्रहण करना है, आमाशय मुख से बाहर आएगा और उससे भोजन को ग्रहण करेगी, उसको ये तारा मछली होगा। आगे प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा का स्रोत देखते हैं। ये वाला भाग है जो कि क्या है, ग्रेना, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। इसमें क्रिया है जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये हरे दिखते हैं ना। स्थान कहाँ होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाएंगे। ग्रेना क्या करता है, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शंस करता है यहाँ पे, और स्ट्रोमा क्या करता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। जहाँ पे ग्रेना के अंदर तो पाई जाएगी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शंस होगी, डार्क रिएक्शन। ऑक्सीजन होता है O2, जल के टूटने से मिलती है, और मुख्य धातु इसमें कौन सी होती है, मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन है, यहाँ जल टूटेगा तो यहाँ से जो यहाँ ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, वो जल के टूटने से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। C3 चक्र, मतलब इसको PGA वर्सेस C4 चक्र, जो कि ये होगा AOA, जो कि गन्ना और मक्का में पाया जाता है। पोषण के विविध रूप देखते हैं, कौन कौन सा, कीट भक्षी, कौन सा प्लांट, एक पिसर प्लांट होगा, ये पिसर प्लांट के अंदर ये कौन से पिसर प्लांट होगा, कीट भक्षी होगा। क्यों, कारण क्या है कि नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये क्या करता है, जीवों का ही भक्षण करता है। जैसे ये कि मतलब पिसर प्लांट का फोटो है, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे जीव कोई बैठेगा ये ऊपर ढक्कन आ जाएगा, तो इसमें जीव रहेगा, उसमें नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से जहाँ जहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं पे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। दूसरा परजीवी, ये पौधा है, इसके ऊपर ये जो बेल लगी है ये क्या है, परजीवी, इससे भोजन मिलता है, बेल को इस बड़े वाले प्लांट से भोजन मिलता है। अमर बेल, प्लाज्मोडियम, ये सारे क्या होंगे, परजीवी होंगे। और सजीवी की बात करें तो लाइकेन होता है, वो किसका रूप होता है, शैवाल और कवक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन। मर्तोपजीवी की बात करें तो सड़े गले पदार्थों में मिलता है, यहाँ पे जैसे मशरूम है तो ये कहाँ पे मिला है, सड़े गले पदार्थ होंगे वहाँ पे पड़ा होगा तो वहाँ पे ये मशरूम मिलता है, उसको बोलते हैं मर्तोपजीवी। सेप्रोजोइक। पोषण की प्रक्रिया का सार देखो, ऊर्जा साइकिल कैसे चलता है, एनर्जी साइकिल। पाचन होगा जो कि सरल रूप में तोड़ना, अवशोषण होगा उसको बोलते हैं रक्त या लसिका में मिलना, और आगे होगा सर्वांगीण। सर्वांगीण क्या होगा, एसिमिलेशन, प्रोटोप्लाज्म या ऊर्जा में बदलने का काम होगा यहाँ पे, और या एजेशंस के अंदर अपशिष्ट पदार्थ त्याग होंगे, फिर अंतर्ग्रहण होगा जब भोजन का ग्रहण, फिर पाचन होगा, ये क्रिया ऐसे चलती रहती है। आगे हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र को देखते हैं। श्वसन क्या है? परिभाषा की बात करें तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या है? प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा देखते हैं तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मतलब श्वसन। ऊर्जा क्या है कि एटीपी के रूप में हमारे अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसके रूप में संचित रहती है ना। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा को। आई बात प्रकृति की, तो प्रकृति में क्या होगा? ये एक जैव रासायनिक ऊष्माक्षेपी की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आता रहता है कि ये तीनों शब्द याद रखना कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक और अपचयन या कैटाबॉलिक, ये 3 शब्द है। इसमें से कोई भी शब्द आ सकता है एग्जाम के। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के क्रियाधार क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो जो कि प्राथमिक स्रोत होगा, वसा हो सकता है या प्रोटीन होगा। बात प्लावी श्वसन क्या होगा? जो कि इसमें होता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होगा, उसके बाद में होगा वसा का, और सबसे लास्ट होगा कार्बोहाइड्रेट का। जो एनर्जी ऊर्जा का सोर्स होगा सबसे पहले क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और प्रोटीन। इसमें जीव द्रव्य श्वसन में क्या होगा? प्रोटीन का यूज होगा। इसमें भूखमरी या रोग के समय इसमें यह होता है। श्वसन के प्रकार की बात करें तो वायुवीय श्वसन या एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक होगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का यूज होगा श्वसन के अंदर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको कहेंगे एरोबिक या वायुवीय श्वसन। और एनारोबिक श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंतर अणुक श्वसन होता है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज प्लस का ऑक्सीजन साथ में जुड़ेगी तो बनाएगा क्या? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाएंगी और वाटर 6 ही जल के अणु बनाएंगी, और साथ में क्या बनेगा? एटीपी एनर्जी, जो कि इस रूप में होते हैं। और ऐसे ही इसी साइड ग्लूकोज के साथ में अब यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन के विदाउट जैसे श्वसन होगा तो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। एल्कोहल के साथ में क्या बनेंगी? 2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी होती है वो कम रिलीज होती है और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है। मानव श्वसन तंत्र एक नज़र में देखते हैं तो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है जो कि फेफड़ों तक होता है, और निचला श्वसन तंत्र होता है जो फेफड़ों और बॉडी के बीच में होता है। नासिका, मुखगुहा, ग्रसनी और लैरिंक्स ये होता है, और लैरिंक्स बोलते हैं। और जो पक्षियों के अंदर होता है उसको सेरिंक्स बोलते हैं। और हमारे मानव में या तो क्या बोलाएगा? लैरिंक्स। श्वास नली होती है, ये ट्रेकिया, और ये श्वसनी फेफड़े, और ये डायफ्राम जो रेड कलर का है ये डायफ्राम होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करें तो नासिका, सबसे पहले देखते हैं नासिका के बारे में। नोज, इसमें प्राथमिक अंग होता है, ये श्वसन अंग सबसे पहला अंग है। इसमें रोम पाए जाते हैं, यानी ईयर्स पाए जाते हैं, और श्लेष्मा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? हवा को छानने का काम करते हैं। रोम और मतलब हेयर्स एंड म्यूकस दोनों मिलके हवा को छानते हैं और फिल्टर करके आगे भेजते हैं। फिर ग्रसनी, जब ग्रसनी होती है वो भोजन मार्ग होती है जो कि हवा को साझा मार्ग है। हवा और भोजन दोनों का साझा मार्ग कौन सा है? ग्रसनी। यहाँ पे आया या लैरिंक्स, इसमें क्या होता है? स्वर रज्जु होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ। अब ये बात आई कि यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या करेगी? जो कि श्वसन तंत्र के अंदर मतलब जैसे ही घाटी ढक्कन होता है, इसको भोजन को श्वास नली में न जाए उसके ऊपर ढक देता है। और ये एडम्पस एप्पल, कंठ का उभार या उभरा हुआ भाग दिखना उसको बोलते हैं। निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये वाली सी आकार की, ये उपास्थ्यल होती है। उपास्थ्यल जो सी आकार की, ये पूरी नहीं होती, ये सर्कल नहीं होता है, ये सिर्फ सी यहाँ तक ऐसे होता है, सी टाइप में। तो इसको छल्ले को क्या बोलते हैं? ये पिचकने से सुरक्षा बनाती है इसको। ये जो श्वसन नली है इसको पिचकने ना दे, इसलिए इसकी उपस्थिति होती है। फिर आता है ब्रोंकाई या श्वसनी, ये जो कि ये पार्ट्स में बट रखी है, ये सारी क्या है? ब्रोंकाई। इसके उपकला को देखते तो पक्षमा भी यानी सिलिटिएट एपिथेलियम युक्त होती है। कौन सी? उपकला की बात करें तो
और श्वसनिका है ये वाली, जो कि ये सारे छोटे छोटे और पार्ट में डिवाइड होगी। जब ब्रोंकाई है वो और छोटे पार्टों में डिवाइड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस। फेफड़े और कुपिकाओं की बात करें तो दायां फेफड़ा 3 पालियों में बना होता है, बायां फेफड़ा 2 पालियों में, और बायां फेफड़ा होता है वो 2 पालियों में ही तो बताया। आवरण होता है फुफ्फुस आवरण, इसके ये आता है क्वेश्चन प्लूरल। ये सुरक्षा का द्रव है, यहाँ कहाँ भरा जाता है, फेफड़ों के बीच में, मतलब जो फेफड़े हैं उनके और यहाँ पे जो यहाँ इनके दोनों के बीच में इसको फुफ्फुस आवरण होते हैं, उसको भरा था, आवरण इसको बोलते हैं। वायु कुपिका एल्विलाई, जो कि कितनी होती है, 60 करोड़ इकाइयों में होती है। इसमें गैसीय विनिमय प्रमुख सतह होती है, ये एल्वियोलाई होती है। ये इसमें और इसमें ये जैसे कि वाहिका है, इसके अंदर वेंस, इसमें क्या होता है, दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये याद रखना आप, दायां फेफड़ा 3 पालियां हो और बायां फेफड़ा हो 2 पालियों के अंदर। श्वसन की क्रिया बात करें तो एक होता है अंतःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन, इंस्पिरेशंस और एक्सपीरेशंस। इसमें डायफ्राम होता है चपटा हो जाता है, इसमें आयतन बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, हवा का अंदर आना। जब दाब गिरेगा यानी दाब कम होगा तभी हवा अंदर की ओर आ पाएगी। इसमें क्या होगा, डायफ्राम होगा चपटा हो जाएगा, यानी मतलब डायफ्राम नीचे की ओर चला जाएगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, मतलब आयतन बढ़ जाएगा यहाँ का, क्योंकि ये जैसे डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये वाला भी डायफ्राम जगह घेरता था वो हट जाएगी, तो ये वाला भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, आयतन यहाँ से बढ़ने की वजह से दाब कम हो जाएगा। जैसे दाब कम होगा तो बाहर वातावरण का दाब ज़्यादा और अंदर का वातावरण अंदर का दाब कम, तो हवा क्या हो जाएगी, ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर हो जाती है, तो अंदर आ जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें डायफ्राम वापस गुंबदाकार आ जाता है, यानी वापस डायफ्राम क्या जाएगा, ये डायफ्राम होता है वो गुंबदाकार में होता है, ऐसे ही उभरा हुआ। इसलिए इसमें जैसे ही डायफ्राम ऊपर आ जाता है और यहाँ से हवा अंदर है तो इसकी वजह से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, बाहर का दाब कम अंदर का दाब ज़्यादा, तो हवा क्या हो जाएगी, बाहर आ जाती है, और इससे क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाता है। तो ये चल रहा है। गैसों का विनिमय देखें तो अंदर और बाहर होना गैसों का विनिमय होता है। कैसे, ये देखते हैं कि नाइट्रोजन की बात करें तो गैस कितनी है, 78% एनवायरनमेंट के अंदर है, और जब 78% एनवायरनमेंट के अंदर है तो वो लेगा कितना, व्यक्ति 78% लेगा, और जब बाहर छोड़ेगा तो भी कितनी छोड़ी इसने, 78, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ ही अंदर ली, और जैसे ही ऑक्सीजन का तो यूज हो गया, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए जितनी ली थी उतनी बार छोड़ दी। इसका मतलब है 78% हमने क्या कर दिया, छोड़ दी वापस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जब अंदर ली, अंदर कितने परसेंटेज ली, 21%, क्यों, एनवायरनमेंट में 21% क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन अंदर लेते वक्त तो हमने कितनी ली थी, 21%, जब छोड़ते वक्त कितनी छोड़ी है, 16 से 17%। बाकी काम हमने ऑक्सीजन को ले लिया, हमारे अंगों में काम आएगी, लेकिन 16 से 17% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं और लेते कितनी, 21%। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ओजोन है, जो कि कितने 39%। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली कितनी थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली थी यहाँ पे 0.04%, छोड़ी कितनी, 4%, मतलब ज़्यादा छोड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो शरीर ऑर्गन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फेफड़ों में छोड़ी, फेफड़ों ने क्या करी, बाहर छोड़ दी, तो ये 4% इस वजह से हो गई। और वैश की जो श्वसन दर होती है वो 12 से 18% बार पर मिनट होती है। तो ये 4% हमने ये देख लिया। अब बात करें हमें जल वाष्प की, जल वाष्प इसमें नहीं लिख रखा है, इसको अपन देखते हैं यहाँ से, इसी को संशोधन करते हैं, इसमें बदलाव करते हैं। जल वाष्प यानी H2O जब अंदर ली जाती है तो जल वाष्प अंदर कितनी ली जाएगी, 0. इसको बदलते हैं 0.5% अंदर लेने के टाइम। जब बाहर छोड़ेंगे तो उस जल वाष्प को हम कितनी परसेंटेज छोड़ेंगे, 5 से 6% जल वाष्प को बाहर छोड़ते हैं। ये था जल वाष्प, यानी वाटर कंटेंट है वो कितना, अंदर लेते वक्त हम कितना ले रहे थे, 0.5%, जब बाहर छोड़ रहे हैं तो कितना, 5 से 6%।
5 6 6, ऐसे पॉइंट में नहीं है ये। आगे देखते हैं श्वसन आयतन। इसमें क्या होगा, हाँ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एक होता है IRV, एक होता है TV टाइडल वॉल्यूम। IRV को देखते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व्स, ये कितना होगा 25 से, इसकी कैपेसिटी होती है वो 2500 से 3000 ml, और टाइडल वॉल्यूम की होती है 500 ml। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व्स, ये होता है 1000 से 1100 ml, और रिजर्व वॉल्यूम्स कितना रेजिडुअल, ये होगा 1100 से 1200 ml। कैपेसिटीज, इसमें क्या होगा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितनी 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व्स कितना होगा 1100, ये हमने देख लिया। अब ये इसको कैपेसिटी देखते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है 4600 ml, और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी 5800 ml। इसको IC निकालते हैं, यानी नी श्वसन इंस्पिरेशंस कैपेसिटी, ये टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV हमने देखा था ऊपर, जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं IRV ये रहा, उसको कितना है 3000 ml, और 3000 के अंदर, और टाइडल वॉल्यूम कितना था 500, तो ये हो जाएगा 3500। IRV ये रहा, जैसे ये 3000 है, और टाइडल वॉल्यूम कितना था 500, तो ये हो जाएगा 3500। तो इसको, ये वाला तो है आइस, और ये वाला क्या है RV, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी, ये तो है हमारी टोटल कैपेसिटी, और ये VC है जो क्या है वाइटल कैपेसिटी। जैव की क्षमता कितनी है 4600, और ये कितनी है टोटल लंग्स कैपेसिटी जो कि 5800, ये 4600। आगे देखें तो जीवों का परिवहन, ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन होता है के द्वारा। जब ऑक्सीजन का परिवहन की बात करें तो 97% तो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन। 3% होता है जो कि प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट ऐसा उल्टा होता है कि 70% तो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, और जो 20 से 25% ये है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और 7% जो कितनी प्लाज्मा के द्वारा। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में, और 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट के द्वारा। 20 से 25% ये जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा, और 7% प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। कोशिकीय शोषण की बात करें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस बात करेंगे, जो कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्राप्त होती है, तो 8 ATP का लाभ होता है हमें। ग्लूकोज होता है वो एक पायरुविक एसिड में टूटता है, 2 पायरुविक में, एक पायरुविक ये रहा, एक पायरुविक ये रहा, इन 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा। ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है। इसकी खोज करी थी एम्बर्डन, मेयरहॉफ और पार्सन, इन तीनों ने व्यक्ति ने, एम्बर्डन, मेयरहॉफ और पार्सन, इन तीनों ने करने की वजह से इसका नाम पड़ा EMP पाथ। ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। योजक अभिक्रिया, क्रेब्स साइकिल, इसको लिंक रिएक्शन से, ये लिंक रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है देखते हैं। ये ATP एसिटाइल को एंजाइम्स, 6 ATP प्राप्त होती है यहाँ से, ये जाती है यहाँ पे। इसमें क्रेब्स साइकिल के अंदर 24 यहाँ से मिलेगी, तो 24 और 6 कितनी हो जाएगी, ये आपके 30। ये स्थान कहाँ पे हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, यहाँ पे क्या मिलेगी, ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा है, लिंक, इसको लिंक ये रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब बात करें अगर लिंक रिएक्शन की, तो इसमें क्या होगा, ये लिंक रिएक्शन चल रहा था। एसिटाइल को एंजाइम, इससे प्राप्त हुई हमें 6 ATP। अगर लिंक रिएक्शन से बात करें तो हमें कितनी ATP प्राप्त हुई, 6। जब बात करी जाए क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल में बात करें तो कितनी ATP मिलेगी हमें, 24 ATP हमें इससे मिलेगी, और 2 आपको मिल जाएगा NADH और एक FADH, ये मिल जाएंगे।
तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 2 NADH प्राप्त हो जाएंगे और 24 ATP मिलेगी क्रेब्स साइकिल से, और लिंक रिएक्शन से मिलेगी तो हमें 6 ATP मिल जाएगी। इससे कोई NADH नहीं मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये ETS बोलेंगे। इसमें कुल ऊर्जा कितनी मिलेगी? 38। स्थान कहाँ पे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी, ये जो यहाँ ये रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, इस वाले हिस्से को। तो इसके यहाँ पे इसके ऊपर हो रही होती है, जैसे कि ये रिएक्शन हो रही है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की ओर, तो ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे? F1 कण द्वारा ATP का निर्माण होता है। F1 कण है, उनके द्वारा ATP का निर्माण होता है, उसी को ऑक्सीसोम बोलते हैं। और इसमें टोटल ATP का ये F1 कण है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीसोम। कुल ऊर्जा का कितनी होती है? ग्लाइकोलाइसिस, योजक और क्रेब्स साइकिल, इनके द्वारा ATP प्राप्त होती है, वो हमें 38 ATP प्राप्त होती है। ATP कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा है। इसको हमें यूनिवर्सल करेंसी किसकी बोलेंगे? कोशिका की। किण्वन की बात करें तो ये अवायवीय श्वसन के द्वारा ही होता है। एल्कोलीय किण्वन जो कि ईस्ट में, और लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है जो कि मांसपेशियों के अंदर होता है। जहाँ हम दर्द होता है उसका मतलब होता है लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा होने की वजह से वो पेन करता है। थकावट का कारण कौन है? लैक्टिक अम्ल का जमा होना। ईस्ट के अंदर एथिल एल्कोहल जो कि प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है। ये विदाउट ऑक्सीजन की रिएक्शंस हो रही है। अवायवीय श्वसन बोलते हैं जिसे। श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक की बात करें तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट CO2 के अंदर भाग देंगे ऑक्सीजन का। CO2 मुक्त होती है जितनी और O2 जितनी प्रयुक्त होती है, यूज होती है, उसको बोलेंगे श्वसन गुणांक। नागफनी कैम प्लांट्स होता है। वसा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और ये इनमें इन्फानेट क्या होता है? अवायवीय श्वसन। फैट्स में कितना होता है? फैट्स के अंदर 0.7% होता है। ये नागफनी है तो इसके 0% होता है। और बात आई ये कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें 1% होता है। क्या हम सब क्या पढ़ रहे हैं? RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट्स। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 होता है, फैट्स के अंदर 1 से कम होता है, और 1 से कम प्रोटीन के अंदर भी 1 से कम होता है, जो कि 0.9%। और इन्फाइनाइट होता है। अवायवीय जहाँ श्वसन होता है वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, 0 का किसी संख्या में भाग देंगे 0 का, तो ये क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? अवायवीय श्वसन होगा, वहाँ पे RQ अनंत हो जाता है। और नागफनी यानी कैम प्लांट्स जितने भी है, मक्का, नागफनी वगैरह, तो उसमें सब क्या मिलेगा? 0 क्वेश्चंस। श्वसन संबंधी रोगों की बात करें तो इसमें अस्थमा देखते हैं। अस्थमा में क्या होता है? एलर्जी या सूजन आ जाती है। सिलिकोसिस में क्या होता है? धूल कण, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके अंदर सिलिकोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। न्यूमोनिया में जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसकी वजह से न्यूमोनिया होता है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। वात स्फीति, इसमें धूम्रपान से होता है वात स्फीति। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से इसमें क्या आ जाता है? नीला पड़ जाता है, उसकी वजह से उसको बोलता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अन्य जीवों में श्वसन की बात करें तो इसमें मछलियों में पाया जाता है वो गिल्स के द्वारा, या क्लॉम भी बोलते हैं, उसके द्वारा श्वसन करती है मछलियाँ। और कीटों के अंदर करें तो श्वास नली पाई जाती है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के द्वारा होते हैं। कीट श्वसन कहाँ से करते हैं? ट्रेकिया के द्वारा। और पौधों की बात करें तो ये स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। सभी का उद्देश्य एक ही है कि ATP का निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण करना। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव परिसंचरण तंत्र और रक्त कार्य की। इसमें आगे देखते हैं परिसंचरण का परिचय देखते हैं। परिभाषा, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? परिवहन। इसमें परिसंचरण तंत्र में पोषक तत्व होंगे, ऑक्सीजन होंगी और अवशिष्ट पदार्थ होगा, उनका क्या करेगा? परिवहन करेगा। एंजियोलॉजी का जनक किसको बोलेंगे? विलियम हार्वे को, क्योंकि इसमें ब्लड उसका खोज करी थी, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? विलियम हार्वे को जनक बोलते हैं एंजियोलॉजी का। उत्पत्ति की बात करें तो भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसके मेसोडर्म से
ब्लड के सर्कुलेशंस का पूरा पार्ट है उसका मतलब उत्पत्ति होती है। आवश्यकता की बात करें तो विसरण यानी डिफ्यूजन से होता है, पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है एक विकसित तंत्र जरूरी होता है, वो हमारे पाचन तंत्र में होता है। ये विलियम हार्वे है। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें होंगे रक्त कोटरों में भरा होता है, वाहिकाओं से बाहर ऊतकों के संपर्क में। रक्त किसमें बताया हमने, कोटरों में, और वाहिकाओं से वाहिकाएं मतलब वेंस से बाहर ऊतकों के संपर्क में ही इसका ब्लड सर्कुलेशन चलता है, क्योंकि ओपन है, ओपन सिस्टम से, इसीलिए। उदाहरण में आर्थ्रोपोडा, तेलसेटा और मलस्का, इनके अंदर ये क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त केवल किस में चलेगा, वेसल्स में या वाहिकाओं में, दाब होगा वो उच्च होगा। और उदाहरण केंचुआ, मनुष्य, सभी कशेरुकियों में क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त का संघटक की बात करें तो इसमें प्लाज्मा होता है, वो 55 to 60% क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। और रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स वो कितना होगा, 40 to 45% ब्लड सेल्स होगी और 55 to 60% प्लाज्मा होगा। 55% क्या होगी इसकी, ये प्लाज्मा होगा। और इसका पीएच की बात करें तो हल्का क्षारीय होगा, क्योंकि 7% उदासीन होता तो 7.4 है, तो इसका मतलब होगा हल्का क्षारीय। जल की कंटेंट कितना होगा, 90 to 92%। प्रोटीन्स इसमें 8 से 9% इसमें प्रोटीन्स पाया जाएगा। इसमें फाइब्रिनोजन वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। एल्ब्यूमिन्स होता है प्रासरण नियम के अंदर। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होता है जो कि प्रतिरक्षा बोलते हैं। हिपेरेंस ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदन है जिसे एंटी ग्लूटेंट बोलते हैं। सीरम बात करें तो ये प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अगर सीरम को यानी मतलब प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सीरम, जो कि रक्त कारक है, रक्त थक्का जमाने का कारक है फाइब्रिनोजन। उसको अगर निकाल दिया जाए प्लाज्मा में से तो क्या बचेगा, सीरम। रक्त कणिका आरबीसी की बात करें, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आकार कैसा होगा, बाइकॉनकेव होगा। इसके ये केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन दो ऐसे ऊंट और लामा है जिसमें ब्लड सेल्स में क्या पाया जाएगा, केंद्रक उपस्थित होगा। जीवन काल होता है आरबीसी का, वो 120 दिनों का जीवन काल होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml रक्त के अंदर। और ये हीमोग्लोबिन किस काम आता है, ऑक्सीजन के परिवहन में काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी हीमोग्लोबिन काम करता है। निर्माण ये कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के, अस्थि मज्जा के अंदर यानी बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। किसका, आरबीसी की बात हो रही। संख्या होती है 5 लाख पर mm³। कब्रिस्तान बात करें तो स्प्लीन, इस प्लिया के अंदर इसका क्या, कब्रिस्तान। जब डेड आरबीसी होती है तो उसका वो जाके प्लिया के अंदर जमा होती है, इसलिए इसको प्लिया को कब्रिस्तान बोलते हैं। निर्माण तो हमने देख लिया रेड बोन मैरो के अंदर। श्वेत रक्त कणिका की बात करें WBC, ये शरीर के सैनिक यानी इसकी सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं इसको। WBC और RBC का अनुपात बात करें तो RBC कितना होता है, 600 और WBC 1, 600:1 के अंदर इनका अनुपात होता है। श्वेत रक्त कणिका WBC जिसमें ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट दो प्रकार हम WBC की बात करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो 3 होते हैं, कौन सा, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स। जो नेट्रोफिल्स है वो 62% यानी सर्वाधिक परसेंटेज हमारे किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का, जो कि 62%। और ये क्या काम करती है, भक्षणकारी होता है, सोल्जर्स की तरह काम करती है, भक्षणकारी, जो कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है उसका भक्षण करने का काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल। यूसिनोफिल क्या करेगा, एलर्जी या परजीवियों से बचाने का काम क्या करेगा, यूसिनोफिल्स। बेसोफिल्स होता है वो हिस्टामिन और हिपेरिन का काम करता है, जो बेसोफिल होता है, जो कि क्वांटिटी कितनी होती है, 0.5% कम ही होता है इसमें। और अग्रेनुलोसाइट्स या कणिका विहीन, उसमें 2 प्रकार होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती है वो बी सेल और टी सेल होती है, जो कि एंटीबॉडी निर्माण में काम करती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो जो कि मोनोसाइट्स होती है, ये मैक्रोफेज के रूप में जानी जाती है।
ल्यूकेमिया क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि हो जाती है ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, ब्लड कैंसर है वो ल्यूकेमिया बोलते हैं।